So, again, good morning to all. So we have to start the class right now. So we have discussed a lot of things last lecture regarding to the resistance concept, right? So we have taken one of the most important example. There was different wires was there, and both are connected in series with the battery. So we have to understand what will be the current in the situations, what will be the voltage drop, what will be the equivalent resistance. अगर हम इन सब की बात करें तो ये सारी चीजें हम कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में मैं आज बताऊंगा. ठीक है. Okay. So I have to start the. Okay. So that was the question, right? In last lecture, there was two different wire was there. First was the red wire, and second was the white wire, right? First was the white, and second was the red. और इनको मैंने सीरीज में कनेक्ट करा था और इसके बाद मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया. एंड देन व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, व्हाट अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू इट. हम लोग यहाँ पर ये बात इसके बारे में समझ, राइट, क्या करंट पास करेगा. मैंने पहले भी बताया था दोनों वायर में करंट सेम होगा बिकॉज दोनों वायर सीरीज में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में, राइट. तो जैसे मैंने रेड कलर वायर ऐड किया बैटरी के साथ में, फिर रेड से क्या किया, व्हाइट कलर के वायर को ऐड किया. अब करंट जो है पूरे सर्किट में फ्लो करेगा. अब ये जो करंट फ्लो करेगा, राइट, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें यहाँ ध्यान देने वाली बात थी कि सीरीज कनेक्शन है. एक ऐसा कनेक्शन है, बताओ सभी लोग, सीरीज कनेक्शन. और सीरीज कनेक्शन में करंट जो होगी वो दोनों वायर में जो है सेम होने वाली. इज इट क्लियर और नॉट? चलो देखते हैं इधर सभी लोग. अगर एक फोकस करो सभी लोग यहाँ पर एक पॉइंट पर, तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर, if this is a single wire, this is another wire which is the thick wire, और इनको हमने क्या करा हुआ है, एक बैटरी से जोड़ा है जिसकी वैल्यू V है. तो ये फर्स्ट वायर है, दिस इज द सेकेंड वायर. तो इसका रेजिस्टेंस R1 होगा और इसका रेजिस्टेंस R2 होगा. दोनों का रेजिस्टेंस R1 और R2 डिफरेंट रेजिस्टेंस होंगे, राइट. तो R1 विल बी व्हाट, मैंने बताया था, रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर विल बी नथिंग बट resistivity into length upon area of the wire, area of cross section of the wire. तो पहला वाला जो वायर है, व्हाइट कलर का जो वायर है, उसका रेजिस्टिविटी कितना होगा, रो होगा. एरिया कितना, सॉरी, लेंथ कितनी है और एरिया कितना है. क्या दोनों फिगर में सब लोगों ने वीडियो में एक चीज देखी होगी कि बोथ वायर वॉज द सेम लेंथ. लेंथ दोनों वायर का सेम था, यस और नो? फास्ट रिप्लाई करें सारे लोग. लेंथ ऑफ द वायर वॉज सेम. देखो लिखा भी हुआ है, ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ, राइट. तो लेंथ आई एम टेकिंग सेम. ये इसकी लेंथ L है और इसकी भी लेंथ कितनी है, L है यहां से यहां. तो दिस वाज द फर्स्ट रेजिस्टेंस. सेकेंड रेजिस्टेंस विल बी ρ2 इंटू L अपॉन A2. दो रेजिस्टेंस आ गए कि नहीं आ गए? अब मैंने बताया था कि बैटरी से जो करंट रिलीज होगा दैट करंट विल बी I, और I बराबर क्या होता है बताओ, V अपॉन R इक्विवेलेंट. याद है सभी को? इसका टोटल रेजिस्टेंस विल
डिसाइड व्हाट अमाउंट ऑफ करंट विल पासेस थ्रू द बैटरी. बैटरी से करंट टोटल रेजिस्टेंस के हिसाब से आएगा. तो अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें बताया था मैंने सभी रेजिस्टेंस को क्या करना होता है बताओ, हमें ऐड कर देना होता है, राइट. सीरीज में ऐड हो जाता है रेजिस्टेंस. तो रो 1 एल अपॉन ए प्लस रो 2 एल अपॉन ए 2 A1. एल कॉमन आ जाएगा, एल जो है वो कॉमन आ जाएगा. तो रो 1 अपॉन A1 प्लस रो 2 अपॉन A2, और ये चीज एल में क्या हो गई, कॉमन हो गई. यस और नो? वी कैन पुट हेयर, वी कैन फाइंड द करंट पासेस थ्रू इट. आई की वैल्यू पता चल जाएगी हमें. तो V अपॉन रो 1 अपॉन L1, रो 1 अपॉन A1 प्लस रो 2 अपॉन A2 into L, right? So that will be the current which is passing through the wire, right? और यही करंट दोनों वायर में सेम होगी. का मतलब हुआ कि I1 और I2 आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, और वो I के ही इक्वल होंगे. क्लियर है? मतलब इसमें भी उतनी करंट पास करेगी और इसमें भी इतनी करंट पास करेगी. वो करंट क्या होगी, अगर पेपर में तुमको वोल्टेज दे दिया जाए बैटरी का, अगर वायर व्हाइट वाले वायर की रेजिस्टिविटी दे दी जाए, व्हाइट वाले वायर का एरिया दे दिया जाए, रेड वाले वायर का रेजिस्टिविटी दे दिया जाए, और रेड वाले वायर का क्या दे दिया जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. You can put all the values here and also put the value of length. You can get the value of current in ampere easily. अब वो जितने भी एम्पियर करंट आए, 1 एम्पियर आए, 2 एम्पियर आए, 0.5 एम्पियर आए, डजंट मैटर, बट दोनों वायर में करंट सेम होगी. ये बात हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझी थी कि नहीं? ओके. यहां तक तो हमें पहली बात समझ में आ गई, दैट वाज द करंट. अब करंट सेम हो गई सर, बात समझ में आ रही है. बट सर वायर जो थे थिक और थिन हुए, तो इससे हुआ क्या, दोनों का रेजिस्टेंस चेंज हो गया. और रेजिस्टेंस चेंज हो गया, बट सिचुएशन ऐसी थी कि जिसमें करंट सेम ही रहेगी. तो फिर उस समय पर रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा और करंट सेम रहनी हो, करंट ना चेंज हो, तो वहां पर ड्रॉप, वोल्टेज का ड्रॉप फिर चेंज होता है. समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो V इज इक्वल टू आई आर है, राइट. अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली क्या होगी बताओ सभी लोग, वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है, राइट. इफ we are focusing what amount of voltage drop in the first wire, व्हाइट वाले वायर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा. मान लो 100 रुपए थे, V जो है तुम्हारे पास 100 रुपए थे. अब 100 रुपए में कितना वोल्टेज ड्रॉप व्हाइट वाले में हो जाएगा और कितना वोल्टेज ड्रॉप रेड वाले में हो जाएगा. क्लियर है ना? तो अगर व्हाइट वाला 30 वोल्ट ड्रॉप लेता है, तो फिर बचा हुआ 70 वोल्ट का ड्रॉप जो है वो किस पर होने वाला है, बताओ सभी लोग. बचा 70 ड्रॉप कहां पर होगा, रेड कलर वाले वायर में होगा. क्लियर और नॉट? तो आई थिंक ये समझ में आ रहा है सभी को. तो V1 बराबर क्या होता है, I1 इंटू R1, और I1 जो है वो I के इक्वल है. दिस वन विल बी द वैल्यू V अपॉन रो 1 अपॉन A1 प्लस रो 2 अपॉन A2L, मल्टीप्लाइड बाई R1 जब करोगे तो रो 1 L अपॉन A1 आ जाएगा कि नहीं? और नो? आई थिंक इट इज नॉट टिपिकल टू यू. अब देखो तो अगर तुम लोग L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और सारा कुछ हम ऐसे ही बना रहने दे रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए. P क्या ऐसे समझ, रो 1 अपॉन A1, रो 1 अपॉन A1 रो 1 अपॉन A1 ब्रैकेट में रो 1 अपॉन A1 प्लस रो 2 अपॉन A2. इस पूरे का ब्रैकेट जो होगा वो V होगा. आ रहा है समझ में सब लोगों को? तो ये मैं बड़ी कैलकुलेशंस नहीं कर रहा हूं, बट आई एम गिविंग टू यू द रेफरेंस कि कैसे तुम वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हो दोनों वायर में. अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप यहां से आ जाएगा. डन? यहां तक सबको समझ में आ गया है? आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू.
Resistance is depends upon only three things. First, what is the length of the wire? Second, what is the area of the wire? And third, which material we are using for the resistance. कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं रेजिस्टेंस के लिए? इन तीन चीजों पर सुनीता डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑन. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को? ओके, am I audible to you all? आई थिंक सारी चीजें क्लियर है सभी को. ठीक है, वीडियो क्लियर है अभी सब लोग को? चलो एक बार रिफ्रेश कर लेना, अपने आप सही हो जाएगा. ठीक है, सो वी हैव कवर्ड द रेजिस्टेंस टॉपिक हियर. अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. ठीक है, देखते हैं आप लोग कुछ नई चीजें अब पढ़ेंगे. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चीजों के बारे में बताया था आप सब लोगों को. याद था? देखो इधर, अगर रेजिस्टेंस की बात मैं करूं तो मैंने रेजिस्टिविटी के बारे में बताया था आप सब लोगों को, और मैंने बताया था कि अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी. फॉर द मेटल्स रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता जाता है मैग्नीज की तरफ जाते जाते. और अगर मैं एलॉयस की बात करूं तो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होती है? नाइक्रोम की होती है. अगर मैं एलॉय और मेटल दोनों को कंबाइन कर दूं तो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होगी? केवल नाइक्रोम की. देखो, नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी है और मेटल्स में मैग्नीज की रेजिस्टिविटी, दो लोग सबसे हाई रेजिस्टिविटी अपॉन टाइप एंड. बिल्कुल, रेजिस्टेंस मैंने बताया सुनीता तुम्हें, रेजिस्टेंस जो है वो तीन चीजों पर डिपेंड करेगा. फर्स्ट इज द लेंथ ऑफ द वायर, सेकंड इज द एरिया ऑफ द वायर, एंड थर्ड इज द विच मटेरियल वी आर यूजिंग टू प्रोड्यूस द वायर. ठीक है ना, मटेरियल पर और डिपेंड करेगा ये. ठीक है, चलो ओके, सो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. जो इंसुलेटर्स होते हैं वो उनकी रेजिस्टिविटी और ज्यादा होती है क्योंकि दे आर नॉट अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू देम, राइट? जैसे कि ग्लास, ड्राई पेपर, डायमंड, हार्ड रबर, इबोनाइट. इबोनाइट ब्लैक कलर का प्लास्टिक होता है, राइट? हार्ड रबर हो गया. ये सारे इंसुलेटर्स हैं विच वी आर यूजिंग टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि आपने देखा होगा जब हम लोग, कोई भी इलेक्ट्रीशियन ये क्या करता है, ग्लव्स यूज करता है, रबर के ग्लव्स यूज करता है बिकॉज करंट उसे ना लगे. वो सब इंसुलेटर्स होंगे जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है. देख रहे हो, 10 to power 10 to 10 to power 14 ओम मीटर. 10 to power 10 का मतलब समझ रहे हो ना, लैक्स, और बहुत बड़ी वैल्यू होने वाली है, राइट? यहां 10 to power -8 में चलता है रेजिस्टिविटी. कंडक्टर्स के केस में रेजिस्टिविटी 10 to power -8 में चलता है. इसका मतलब है बहुत ही कम है इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी के कंपेरेटिवली. आयरन इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर. समझ में आ रहा है ना? कॉपर और इनके बाद में ही आता है ग्रेफाइट भी कंडक्टर है. ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के एलोट्रोप हैं और कार्बन से बने हैं, बट एक में कार्बन फ्री फॉर्म में होता है और एक में कार्बन फिक्स्ड फॉर्म में होता है. जैसे कि डायमंड में कार्बन क्या है? फिक्स्ड फॉर्म में है, राइट? बट ग्रेफाइट में कार्बन कैसा है? फ्री फॉर्म में है. समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोगों को? तो इट विल बी हेल्प एज अ कैरियर कि इलेक्ट्रॉन्स को वो फ्लो करने में इजीली मदद करता है. ग्रेफाइट होता कहाँ है? पेंसिल देखिए आप सभी लोगों ने, पेंसिल में जो आगे ब्लैक कलर का रॉड होती है जिससे हम लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेफाइट, विच इज द मटीरियल विच इज द ग्रेफाइट विच इज कंडक्टर. अगर हम कभी भी वायर के थ्रू पेंसिल जोड़ दें
तभी इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, क्योंकि पेंसिल क्या है, पेंसिल के अंदर, बट पेंसिल में दोनों तरफ दोनों पॉइंट ग्रेफाइट के होने चाहिए। क्लियर है ना सभी लोगों को? तो ग्रेफाइट विल अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, बट इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और कंडक्टिविटी बिल्कुल ही नहीं होती। एक तरीके से देखो, समझ गए? याद रखना 10 टू पावर 14, 10 टू पावर 10 पॉजिटिव पावर चल रहा है यहां, और यहां पर निगेटिव पावर चल रहा है -8 में। तो आई थिंक यहां तक आइडिया मिल गया होगा। रेजिस्टिविटीज ऑफ एलॉयज आर मच मोर हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स। मतलब जो प्योर मेटल होते हैं उनसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है एलॉयज की। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एलॉय आर नॉट द गुड कंडक्टर एज द मेटल्स आर। प्योर मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर कंपेयर टू द एलॉयज। आ रहा है समझ में सब लोगों को? ठीक है, तो प्योर मेटल जो है वो ज्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। रजिस्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एलॉय की रजिस्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि वो कंडक्टर उतने अच्छे नहीं होते। जो जितना अच्छा कंडक्टर नहीं होगा उसकी रजिस्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कवर किए। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, विच इज द फ्रिक्शन। ठीक है ना? थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे में हम समझेंगे कि कैसी क्या सिचुएशंस रहती हैं, राइट? चलो, देखो इधर सभी लोग। तो अगर मैं बात करूं, फ्रिक्शन की, राइट? तो मैंने पहले भी बताया था फ्रिक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जब भी कभी भी फ्रिक्शन की बात की जाएगी, whenever friction will be there, friction force will be there, there is a two important conditions should be there, right? For friction पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है सरफेस शुड बी रफ। सरफेस शुड बी रफ, सरफेस रफ होना चाहिए, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है रिलेटिव मोशन शुड बी देयर। रिलेटिव मोशन हमेशा होना चाहिए। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो उस टाइम पर रजिस्टिविटी, मतलब सॉरी, उस टाइम पर फ्रिक्शन की बात अगर हम करेंगे तो इट विल नॉट बी देयर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बताना क्या चाह रहा हूँ, बहुत गौर से सुनो। ये हाथ इस हाथ के ऊपर रखा हुआ है, राइट? इनके बीच में रफ सरफेस है, ये सबको पता है। लेकिन अगर मैं इस बॉडी पर कोई नेट फोर्स ही नहीं लगा रहा हूं जो इसमें रिलेटिव मोशन में चेंज ला सके, तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा ही नहीं पिक्चर में। कह रहे हैं ना सभी लोगों को? तो फ्रिक्शन फोर्स लाने के लिए दो चीजों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी। सबसे पहला रफ सरफेस का होना, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर सब लोग ध्यान देंगे, पूरा गौर से समझने की जरूरत है। तो फ्रिक्शन के लिए दो चीजें मैंने बताई। फर्स्ट जो था वो क्या था, देयर शुड बी, सरफेस शुड बी रफ। सरफेस शुड बी रफ होना चाहिए, स्मूथ सरफेस नहीं चाहिए हमें। रफ सरफेस कैसी सरफेसेस होती हैं? जिन सरफेसेस में जिगजैग पाथ होता है उसे हम रफ सरफेस बोलते हैं। दूसरा, रिलेटिव मोशन शुड बी देयर।
तो बच्चों देखो इधर सभी लोग दोबारा से, एक्चुअली वो ट्रिप कर रहा है, दैट्स। देखो इधर सभी लोग, बिल्कुल ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर प्लेस। रिलेटिव मोशन की जब जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या रिफरेंसेस हैं, किस रेफरेंस से हम देख रहे हैं चीजें, के बारे में बता रहा हूं। तो मैं बार बार वही सारी चीजें तो बताने की कोशिश कर रहा था कि फ्रिक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं और फ्रिक्शन को समझने की जरूरत है कि फ्रिक्शन कब होगा कब नहीं होगा, राइट, तो उसके लिए दो कंडीशंस बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। फर्स्ट की बात की जाए तो सरफेस अगर रफ होगी तो ही फ्रिक्शन होगा, अदरवाइज फ्रिक्शन नहीं आएगी। नहीं सभी, सरफेस का रफ होना जरूरी है। और रिलेटिव मोशन जो है वो होना चाहिए, रिलेटिव मोशन जो है वो क्लियर है, ये दोनों चीजें होंगी देन ठीक है। रिलेटिव मोशन होना चाहिए, सरफेस रफ होनी चाहिए। अब इसका एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि ये एक बॉक्स है और ये इस सरफेस पर, दिस इज द फर्स्ट सरफेस, दिस इज बॉडी, दोनों बॉडी का ये टच सरफेस है। अगर मैं अगर मैं इस सरफेस को ब्रॉड व्यू में देखूं, क्लियर है सभी लोगों को, अगर मैं इस सरफेस को ब्रॉड व्यू में देखूं, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखूं, तो कैसा दिखने वाला है? कुछ इस तरीके का दिखेगा, क्लियर है। मतलब इसकी सरफेस और इसकी सरफेस आपस में जिग जाएगा और दोस्तों क्लोजली पैक्ड है, यस और नो। अब हो क्या रहा है बच्चा, मैंने कहा कि ये सरफेस रफ है, कैसी है? सरफेस रफ है, रफ सरफेस है ये, बट आई एम नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द ब्लॉक 2। मैं ब्लॉक 2 पर कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा हूं। अगर ब्लॉक 2 पर मैं कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा हूं तो क्या 2 वाली बॉडी फर्स्ट वाली बॉडी पर कोई मोशन करना चाह रही है? कोई मोशन करना चाह रही है? नहीं करना चाह रही है, क्लियर है ना, क्योंकि इसको कोई मोशन करा ही नहीं रहा। 1 के ऊपर 2 बॉडी रखी हुई है बस। सेकेंड बॉडी नॉट वॉन्ट्स टू डू एनी मोशन ऑन द सरफेस 1। सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर कोई मोशन नहीं करना चाह रहा है। इसका मतलब है यहां पर अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो वो होगा ही नहीं, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है। सेकेंड बॉडी इज रेस्ट ऑन द फर्स्ट बॉडी, क्लियर है सब लोगों को, इज नॉट मूविंग एनी मोर। फ्रिक्शन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, रफ सरफेस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। जब भी हम रिलेटिव मोशन की बात करेंगे वी आर कंसीडरिंग सरफेस इज स्मूथ। सरफेस को हम स्मूथ मान लेंगे उस टाइम के लिए, वे भूल जाएंगे कि यहां पर कोई रफ सरफेस है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर चलना चाहती है कि नहीं चाहती है, रफ बॉडी चलने देगी कि नहीं देगी वो बात की बात है, चलना चाहता है कि नहीं, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड द फ्रिक्शन फोर्स एंड द बॉडी विल मूव और नॉट, ये बात की बातें। समझ में इतना आ गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? अननेसेसरी कमेंट सेक्शन यूज करो, ठीक है। तो वी आर कंसीडरिंग स्मूथ सरफेस इज देयर फॉर द रिलेटिव मोशन पर्पज। अगर मैं अब इस बॉडी पर, ये तो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट की बात कर रहा था। अब अगर ऐसा हो, वी आर अप्लाइंग अ सर्टेन फोर्स हेयर, कुछ फोर्स हम लगा रहे हैं और ये सरफेस रफ है, तो दिस इज 1, दिस इज 2। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर समझने की कोशिश, अभी बताऊंगा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, अभी समझो पहले। अब एक बात तो 101% ट्रू है कि सरफेस रफ है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड।
अगर सरफेस को मैं स्मूथ मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो सेकेंड बॉडी पर जैसे ही फोर्स एफ लगाओगे, इट विल एक्सीलरेट, it will accelerate, it will moves, yes or no, it will move on the surface 1 के रिस्पेक्ट में। 1 पर अगर कोई आदमी खड़ा है तो वो देखेगा कि सेकेंड बॉडी को कोई फोर्स लगाकर आगे ले जाना चाहता है, yes or no? The body 1 feel that second body wants to move on the first surface because of this force F। अब देखो, ट्रांजिशन को समझने की कोशिश करो। पहला मैंने बात ये बोला कि मैं ये बात तब कह रहा हूं जब ये मान के चल रहा हूं सरफेस स्मूथ है। सरफेस को मैंने स्मूथ मान लिया और ये बात को मैंने प्रिटेंड किया कि 1 के रिस्पेक्ट में 2 बॉडी जो है वो आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, मतलब रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन है इफ वी आर कंसीडरिंग एज अ सरफेस इज स्मूथ। बट अब जब पिक्चर में रफ सरफेस सच में है, एक्चुअलिटी में तो रफ सरफेस है ना, तो 1 सरफेस सेकेंड बॉडी को जाने देगा या नहीं देगा, ये तो बात की बात है। अभी मैं क्यूमुलेटिव वे में ये नहीं कह सकता हूं, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इट विल मूविंग और नॉट मूविंग। क्लियर है? सेकेंड बॉडी विल मूव ऑन द फर्स्ट बॉडी और नॉट, आई एम नॉट एबल टू गिव द आंसर राइट नाउ, बट मैं ये चीज जरूर कह सकता हूं कि फ्रिक्शन होगा। मतलब इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इस केस 2 को ध्यान में रखते हुए हम एक बात जरूर बोल सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स विल बी देयर। फ्रिक्शन फोर्स तो होगा बच्चा, बट बॉडी 2 विल मूव with respect to 1 or not, ये एक क्वेश्चन मार्क, ये एक क्वेश्चन मार्क। इट इज नॉट द केस हियर कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, वी कैन नॉट डिसाइड इट राइट नाउ, वी कैन नॉट डिसाइड इट राइट नाउ, बट वी कैन डिसाइड व्हाट वी कैन डिसाइड, रिलेटिव मोशन है यहां पर। अगर फ्रिक्शन कंसीडर ना करें, रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शन फोर्स तो पिक्चर में आएगा ही आएगा। बताओ सभी लोग चीते की तरीके यस और नो में आंसर। यहां तक बेसिक कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? देखो, रटना नहीं है भाई, रटोगे तो फिर तुम्हारी चीजें खराब हो जाएंगी। 2 में से कोई भी बात बिगड़ गई, ये बात सेटिस्फाई हो गई, ये नहीं हुई, ये सेटिस्फाई हो गई, ये नहीं हुई, तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा एट एनी कॉस्ट फ्रिक्शन, राइट? So what I am telling to you all, everyone, you have to think about it here. If there is the 2 situations are there, first is the surface should be rough, second should be the relative motion should be there between the surfaces. If we are talking about the surface is smooth, if you are considering the surface is smooth, right everyone? So I think you all have cleared the basic core concept in that particular situation. अब मैं आपके सामने एक बात और बोलने जा रहा हूं, you have to focus on it. For example, this is a conveyor belt. ये क्या है? This is a conveyor belt. एक conveyor belt है, right? So you have already see that conveyor belt in a railway platforms. Whenever we are taking a train, right, we are going a railway station, there is a conveyor belt is there where we are putting our bags to check it out for the security purposes, right? So there is a conveyor belt, it is moving in that direction V, for example, right? And if we put our bag on the conveyor belt, initially it was at rest, yes or no? But because the conveyor belt is moving in the right direction, there will be a relative motion between first body and second body.
ये फर्स्ट बॉडी और ये सेकेंड बॉडी. टेल मी एवरीवन, फ्रिक्शन फोर्स विल बी देयर और नॉट? सभी लोग एग्जांपल, मैंने आपके सामने एक सिचुएशन शेयर करी है. इफ वी आर पुटिंग अवर बैग ऑन द कन्वेयर बेल्ट, द फ्रिक्शन फोर्स विल बी देयर और नॉट? टेल मी एवरीवन. बहुत अच्छी बात है, सब लोग सही आंसर कर रहे हैं. यस सर, यस, वेरी गुड वेरी गुड. फ्रिक्शन फोर्स तो होगा पक्का, यस और नो? अरे यार होगा कि नहीं यार? होगा तो चीते की तरीके मुस्कुराते हुए यस और नो में आंसर दो. बिल्कुल होगा, बिकॉज देयर इज अ टू कंडीशंस आर देयर. फर्स्ट, व्हाट? सरफेस शुड बी रफ. सरफेस रफ है कि नहीं? सरफेस इज रफ, राइट? The conveyor belt and the block, both surfaces are rough surfaces, right? They are not smooth surfaces. Second important thing, what is the second important thing? Is that there is a relative motion. There is a relative motion between them. If we are considering surface is the smooth surface, then what will happen? सभी लोग बताओ, अगर सरफेस स्मूथ होता तो क्या होता? अगर सरफेस स्मूथ होता तो क्या होता? ब्लॉक 2 बेल्ट के साथ साथ चलता आगे. पहला आंसर ऑप्शन ए तुम्हारे सामने मैं बोल रहा हूं. ब्लॉक 2 विल मूव अलोंग विथ बेल्ट. ऑप्शन बी, ब्लॉक 2 विल मूव फास्टर देन द बेल्ट in forward direction. Option C, block 2 will move in left side with respect to belt. We are not talking about the friction here. मैं पूछ रहा हूं कि ब्लॉक 2 का क्या होगा अगर सरफेस स्मूथ होगी तो? ये आगे जाएगा या पीछे जाएगा या बेल्ट के साथ साथ चलेगा? टेल मी ऑल. यार विवेक, डी ऑप्शन तो मैंने बताया ही नहीं, तुमने अपने मन से डी बना लिया. डी तो ऑप्शन में ही नहीं है ना. चलो वेरी गुड, सब लोगों ने सही आंसर दिया. मोस्टली सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. व्हाई? बिकॉज अगर सरफेस, बहुत गौर से सुनो, इससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं. अगर सरफेस स्मूथ होती तो ये ब्लॉक पीछे की तरफ जाता. किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट के रिस्पेक्ट में. एक्चुअली वो कहीं जा ही नहीं रहा है, वो जहां रखा है वो वहीं रखा हुआ है. इट इज नॉट मूविंग एट ऑल. बट the body, whenever you are on the first surface, you will realize that it is moving in left side. Similarly, it is the similar task like whenever you are on the bus, whenever you are on the train, whenever you are looking outside the train or bus, the trees which are at rest actually, but they are moving left side. They are moving left side, right? So it is moving left side. Why? Because there is a relative motion, because you are moving with respect to the trees. So similarly, whenever the object 2, if the surface is smooth, it is moving backward. If the surface is rough, then the friction force is the responsible force here to move the block 2 with conveyor belt. आ रहा है ना? तो कन्वेयर बेल्ट के साथ ब्लॉक आगे चले, इसको कौन लेकर जा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स ही लेकर जा रहा है, राइट? इसको फ्रिक्शन फोर्स ही लेकर जा रहा है और कोई नहीं लेकर जा रहा है. फ्रिक्शन फोर्स ही इंपॉर्टेंट टास्क है यहां पर 2 को 1 के साथ आगे ले जाने. बिकॉज जब सरफेस स्मूथ थी तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन इज देयर. देन right, so we can conclude that friction force will be there. Friction force will be clear. Sir, I will tell you all the things, Sunita. Wait a 1 minute. I will tell you all the things, but we have to clear about it. When friction will be there and when friction will not be there. That is important question. जब फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा तो हम डिस्कस ही करेंगे ना कितना कैसे क्या होगा. ओके ऑल? तो आई थिंक इज इट क्लियर टू यू? अब हम समझने की कोशिश करते हैं
यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है जो इस बॉडी को आगे की तरफ ले जाए. Listen carefully. There is one situation I am giving to you. You have to think about it and you have to use your mind and give the answer properly. What I am doing something here. सब लोग गौर से सुनेंगे. फोकस करने की जरूरत है. यहां पर हमने क्या लगा रखा है? ये क्या है? These are the rollers. These are the rollers which is moving like that. These are the roller. इनको मोटर के थ्रू घुमाया जा रहा है जिसकी वजह से कन्वेयर बेल्ट इस तरीके से चल रही होती है. कन्वेयर बेल्ट का यूज हम कहां करते हैं? रेलवे स्टेशन में हमने देखा, पैकेजिंग वगैरह में बहुत जगह यूज किया जाता है. जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, so there is a conveyor belt where the person are putting the components and they are moving from one department to another department, right? So the use of conveyor belt is a wide use in the industries, in a real life problems also. Lot of applications of the conveyor belt is. But if we rotate the rollers very fast, what will happen? What will happen if this velocity v increases and reaches at a certain point? मतलब वेलोसिटी बहुत ज्यादा अगर हो जाए तो क्या होगा? ये बताओ सभी लोग. ब्लॉक बेल्ट के साथ कैसे चलेगा? ब्लॉक बेल्ट के साथ में? पहला केस में क्या बताना चाह रहा हूं? सरफेस स्मूथ थी, ब्लॉक पीछे जा रहा था. सरफेस रफ थी, ब्लॉक बेल्ट के साथ. अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सरफेस रफ है बट कन्वेयर बेल्ट जो है वो बहुत हाई वेलोसिटी से चल रहा है. व्हाट विल हैपन? क्या होगा? एवरीवन, what will happen if the velocity of the conveyor belt is increases at a large value? Box will slip. Very good, Kunal. Box will slip. Kunal ने कहा कि box slip करेगा. Very good. There will be less friction force. Very good, शशांक. friction force कम होगा. तो बहुत अच्छी बात